हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कश्मीर मुद्दे पर बिलावल भुट्टो ने फिर उगला है जहर। जी हां, कहा 2019 के बाद से भारत के साथ बातचीत होनी हो गई है मुश्किल। बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको, और इसी बीच बताएंगे दोस्तों जहां पर हिमालय पर 624 गाँव बसाने की तैयारी में है ड्रैगन। जी हाँ, भारत के खिलाफ रच रहा है अब नई साजिश। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी में मुस्लिम धर्मगुरु के बदले तेवर, कहा सर तन से जुदा नहीं है हमारा नारा। जी हाँ दोस्तों, जो ऐसी नारे लगाते हैं वो देशद्रोही हैं। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर, और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर इस राज्य में दोस्तों इस तारीख को नहीं मिलेगी सीएनजी। जी हाँ, डीलर्स एसोसिएशन को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। बताएंगे क्या है बड़ी खबरें, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, और आपको मोदी जी के विदेश नीति पर पूरा भरोसा है दोस्तों। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ कश्मीर मुद्दे पर बिलावल भुट्टो ने फिर से उगला जहर। कहा 2019 के बाद भारत से बातचीत हो गई मुश्किल। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 2019 के बाद से भारत के साथ रचनात्मक संवाद मुश्किल हो गया है। ताशकंद में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने वाले बिलावल भुट्टो ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान एससीओ का हिस्सा हैं और दोनों देश वर्तमान में संगठन की व्यापक गतिविधियों में शामिल है। जी हाँ, पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत हमारा पड़ोसी देश है। कोई बहुत सी चीजों पर निर्णय ले सकता है, कोई अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकता, इसलिए हमें उनके साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। जी हाँ, बिलावल भुट्टो ने भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि 2019 के बाद से भारत के साथ रचनात्मक संवाद मुश्किल हो गया है। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान से बार बार कहा है दोस्तों कि वो आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में इस्लामाबाद के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। भारत ने कहा कि आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, तो हम आगे आ सकते हैं। अनुच्छेद 370 को बेअसर करने के फैसले पर पाकिस्तान में कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी दोस्तों, जिसके बाद उसने राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड करने का फैसला किया था। उसने भारत के राजदूत को भी निष्कासित कर दिया था दोस्तों। इसके अलावा भारत के साथ पाकिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगा दी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करना दोस्तों इस बात से कि 2019 के बाद से भारत के साथ संवाद ही बंद हो गया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पाकिस्तान बात करने के काबिल है दोस्तों? अपनी गलती पाकिस्तान को नहीं दिखाई देती और भारत पर गलतियों का अंबार सौंप रहा है दोस्तों। ऐसे में क्या जवाब देना चाहिए भारत को? आप लोग कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है, हिमालय पर 624 गांव बसाने की तैयारी में है ड्रैगन। भारत के खिलाफ रच रहा है नई साजिश। जी हां, बीते कुछ वक्त में सीमावर्ती क्षेत्रों पर चीन की सक्रियता उसके खतरनाक इरादों का संकेत दे रही है दोस्तों। इसी कड़ी में चीनी सरकार ने 2030 तक 1 लाख से अधिक तिब्बतियों को उनके घरों से स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की है। जी हां, इसके पीछे तिब्बतियों के परंपरागत जीवन को खत्म करने के साथ साथ भारत समेत सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन हिमालय में नए गांव बसाने की योजना पर भी काम कर रहा है। जी हां दोस्तों, तिब्बतियों को विस्थापित करना चीन की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इसके तहत वो विवादित क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रामक ढंग से नए गाँव बनाना चाहता है दोस्तों। तिब्बती प्रेस के मुताबिक ऐसा करके चीन एक तरफ इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ वो चाहता है कि भारत, भूटान और नेपाल अपनी ही सीमाओं में बंद रहे हैं। उधर हांगकांग में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैगन विवादित हिमालय क्षेत्र में 624 गांव बनाने की तैयारी में है, और इस रिपोर्ट में चीन सरकार के डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया गया है। जी हां, असल में चीन की ये योजना 2018 में लॉन्च की गई, उसकी रणनीति का हिस्सा है दोस्तों। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी द्वारा तैयार की गई
गई इस योजना के मुताबिक चीन हिमालय पर 4800 मीटर से या उससे ऊपर रहने वाले तिब्बतियों को विस्थापित करेगा। जी हाँ दोस्तों, चीन का तर्क है कि ऐसा करके वो पर्यावरण की रक्षा कर रहा है। हालांकि इस बारे में कोई भी वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि इस विस्थापन से पर्यावरण पर कोई अनुकूल प्रभाव पड़ने वाला है। हांगकांग में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे का असली मकसद पारंपरिक तिब्बती जीवन शैली को समाप्त करना है दोस्तों, और भारत पर भी कड़ी नजर बनाकर रखना है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं चाइना ये 624 गांव बसाकर दोस्तों बहुत बड़ी चाल चलने की कोशिश में है। ऐसे में दोस्तों भारत को भी क्या दोस्तों वहां आस पास में गांव बसाने नहीं चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? जवाब जरूर दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियां और युद्धपोत, जी हां दोस्तों, चीन के 25 दुश्मन एक साथ कैसे कर रहे हैं महायुद्धाभ्यास। बता दें चीन की आक्रामकता से परेशान दुनिया के 25 देश एक साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं दोस्तों। ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है जिसे रिम पैक 2022 के नाम से जानते हैं। बता दें इस अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस जैसे देशों के साथ भारत भी शामिल है। यह युद्धाभ्यास इतना विशाल है दोस्तों कि इसमें 38 युद्धपोत, 4 सबमरीन और 170 से ज्यादा विमान हिस्सा ले रहे हैं। रिम ऑफ पैसिफिक या रिम पैक नौसैनिक अभ्यास 29 जून को शुरू हुआ था जो 4 अगस्त को खत्म हो जाएगा, और इस अभ्यास में 9 देशों की जमीनी सेना समेत कुल 25,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 साल के अंतराल पर होने वाले इस नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील समेत ये सारे देश शामिल है दोस्तों। इनकी लिस्ट हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में ये 25 देश मिलकर दोस्तों अगर चाइना पर आक्रमण करते हैं तो चाइना का तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। आप क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे में अपने भारत को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा इस महायुद्धाभ्यास के लिए, अपने इंडियन आर्मी को और भारत की कुल डिफेंस सिस्टम को। चलते अगली बड़ी खबर की ओर जाने से डोभाल की मौजूदगी में मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा, सर तन से जुदा नहीं है हमारा नारा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में एनएस अजीत डोभाल ने शनिवार को ऑल इंडिया सूफी सज्जाद शीन काउंसिल के इंटरफेथ सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ तत्व ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत की तरक्की को बाधित कर रहे हैं। वे धर्म और विचारधारा के नाम पर कटुता और संघर्ष पैदा कर रहे हैं। इससे पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी यह असर देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं काउंसिल के अध्यक्ष हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने एनएसए अजीत डोभाल के सामने कहा कि सर तन से जुदा हमारा नारा नहीं है, ये इस्लाम विरोधी नारा है। उन्होंने कहा कि एक एंटी रेडिकल फ्रंट स्क्वाड बनाया जाए जिसमें सभी संगठन एक साथ आए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पीएफआई के खिलाफ सबूत हैं तो उन पर सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं और सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि दुनिया में एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा हो गया है, लेकिन अपने देश में हमने घरों को महफूज रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर विवाद खड़ा करते हैं उसका असर पूरे देश में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि धर्म के नाम पर दोस्तों अलग अलग भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और अपनी अपनी चलाने वाली स्थिति पैदा की जा रही है दोस्तों, और भारत को फिर एक बार आगे में झुलसाने की कोशिश इन तत्वों के द्वारा की जा रही है दोस्तों, तो आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां विदेशी चंदे के आरोपों पर बुरे घिरे इमरान खान, प्रधानमंत्री शहबाज का तंज कहा, खबर झूठी तो मुकदमा करे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान को ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की उस खबर के लिए उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराने का आग्रह किया है जिसमें आरोप लगाया गया है दोस्तों कि कैसे चैरिटी क्रिकेट मैच के माध्यम से एकत्र किए गए धन का उपयोग अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के राजनीतिक उत्थान के लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स में बृहस्पतिवार को प्रकाशित एक खबर में कहा गया है कि वुटन क्रिकेट लिमिटेड को फीस का भुगतान किया गया था जो कि दुबई स्थित अबराज समूह के संस्थापक पाकिस्तानी उद्योगपति आरिफ नकवी के स्वामित्व वाली कैमेन आइलैंड्स निगमित कंपनी थी। जी हाँ, खबर में कहा गया है कि वुटन क्रिकेट लिमिटेड का इस्तेमाल क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के लिए कोष उपलब्ध कराने में किया गया है। खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री शहबाज ने ट्वीट किया कि मैं इमरान खान से आग्रह करता हूं कि वो एक अभियोगात्मक लेख प्रकाशित करने के लिए फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मानहानि वाद दर्ज कराएं। अगर वो ऐसा नहीं करते और मुझे यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये एक बार फिर ये
साबित हो जाएगा कि वो कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को धोखा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शहबाज से जुड़ी बड़ी खबर है दोस्तों, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ आरोप तय करेगी स्पेशल कोर्ट। 7 सितंबर को होगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, लाहौर की एक विशेष अदालत ने चीनी घोटाला मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर 16 अरब पीकेआर के शोधन में कथित संलिप्तता के लिए 7 सितंबर की तारीख तय की गई है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार संघीय जांच एजेंसी ने नवंबर 2021 में शहबाज और उनके बेटों हमजा और सुलेमान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन रोधी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत ने रूस यूक्रेन अनाज निर्यात सौदे का किया स्वागत, साथ में दे डाली चेतावनी। जी हाँ, रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध ने दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर असर डाला है। इस बीच भारत ने अनाज और उर्वरकों के निर्यात पर रशिया और यूक्रेन के बीच संयुक्त राष्ट्र की ओर से हाल ही में किए गए समझौते का शुक्रवार को स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इसे सभी पक्षों द्वारा गंभीरता से लागू किया जाएगा। साथ ही आगाह किया गया है कि अकेले ये उपाय देश के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। खाद्य असुरक्षा की चिंताओं को दूर करें। जी हाँ, यूक्रेन रशिया संघर्ष का प्रभाव केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधी से ज्यादा दुनिया इसकी चपेट में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रभारी राजदूत आर रविंद्र ने कहा कि संघर्ष विशेष रूप से विकासशील देशों में खाद्य उर्वरक और ईंधन सुरक्षा पर चिंताओं को बढ़ा रहा है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर टारपीडो के लिए डिस्पोजल होने वाली परमाणु रिएक्टर बना रहा है चीन, दुश्मनों के इलाकों में लाएगा परमाणु सुनामी। जी हां, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से उलझा चीन डिस्पोजेबल परमाणु रिएक्टर बना रहा है और इस रिएक्टर को लंबी दूरी के टारपीडो में लगाया जाएगा। इन टारपीडो के जरिए चीनी नौसेना समुद्र के नीचे परमाणु सुनामी ला सकती है। चीनी रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक रिसर्च टीम ने एक छोटे कम लागत वाले परमाणु रिएक्टर के लिए वैचारिक डिजाइन को पूरा कर लिया है। इसके जरिए चीनी रिसर्चर रशिया पेसीडोन मानव रहित पनडुब्बी का एक मिनी वर्जन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पेसीडोन परमाणु ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला ज्ञात वाटर ड्रोन है। रशिया के इस ड्रोन को दुनिया के सबसे बड़ी पनडुब्बी बेलगो रोड में तैनात किया गया है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अब मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को पाकिस्तान से मिली सर तन से जुदा करने की धमकी। दरअसल नुपुर शर्मा के पक्ष में की थी पोस्ट। जी हां, राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या के बाद अब मध्य प्रदेश के खंडवा में एक शख्स को नुपुर शर्मा के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने को लेकर पाकिस्तान से धमकी मिली है। विवादित बयान देने वाली भाजपा नेता नुपुर शर्मा के पक्ष में पोस्ट करने पर खंडवा के एक लॉ स्टूडेंट को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज में गालियां और धमकियां दी जा रही हैं। और इस मामले की शिकायत के बाद खंडवा कोतवाली थाने में हिंदू स्टूडेंट आर्मी संगठन के एक सदस्य की शिकायत पर अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा की गई विवादित टिप्पणी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब खंडवा के एक लॉ स्टूडेंट को पाकिस्तान से सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। दरअसल युवक ने मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक का उदाहरण देते हुए नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था दोस्तों, जिसके बाद उसको गालियां और सिर तन से जुदा करने की धमकियां मिल रही है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। और भारत की मोदी सरकार को दोस्तों इस पर क्या कदम और क्या फैसले उठाने चाहिए कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी, सीबीआई ने जब्त किया अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर। जी हां, भारत की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी 34,000 करोड़ के दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड घोटाला मामले में सीबीआई की टीम ने पुणे में एक बिल्डर की संपत्ति से अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जब्त किया है। सीबीआई की टीम को DHFL घोटाले के आरोपी अविनाश भोसले के बड़े आलीशान हॉल के अंदर हेलीकॉप्टर मिला। सीबीआई ने अविनाश भोसले को बीती 26 मई को गिरफ्तार किया था। साथ ही बड़ी खबर बता दे, जहां कॉमनवेल्थ में मीराबाई चनू बनी गोल्डन गर्ल, वेट लिफ्टिंग में दिलाया भारत को गोल्ड। जी हां, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। मीराबाई चनू ने वुमेन्स वेट लिफ्टिंग के 49 किलो भार वर्ग में भारत के लिए ये मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चनू ने स्नैच में 88 किलो का वजन उठाया, तो वहीं क्लीन एंड जर्क में मीराबाई ने 113 किलो का बेस्ट प्रयास किया दोस्तों, यानी कि मीराबाई ने कुल 201 किलो का
का वजन उठाया। ये कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड रहा है। जी हाँ, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट भी किया है। दोस्तों आप ट्वीट देख पा रहे होंगे मोदी जी का, जिसमें इन्होंने लिखा है मोदी जी ने कि असाधारण मीराबाई चनू ने भारत को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। ये भारतीय इस बात से खुश है कि उन्होंने बर्मिंघम खेलों में एक स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाया। उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है, विशेषकर नए एथलीटों को। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने जलाया गया 30,000 किलो ड्रग्स। एनसीबी की बहुत बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 30,000 किलो से सबसे अधिक जब्त की दवाओं को नष्ट कर दिया। ये सारी कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के निगरानी में हुई है। दोस्तों ड्रग्स के इस बड़े खेप को 4 स्थानों पर नष्ट किया गया। जी हाँ, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए खतरा है। ऐसे में किसी को भी देश को नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर 2022 में 434 आतंकवादी हमले, अब तक 323 सैनिकों की मौत। टीटीपी से बनेगी क्या बात, बता दें पाकिस्तान में इस साल के पहले 6 महीनों में सुरक्षा बलों पर कुल 434 हमले हुए हैं, जिनमें कम से कम 323 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय ने संसद के ऊपरी सदन बोले तो सीनेट में पेश रिपोर्ट में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इस साल के शुरुआती 6 महीनों में सुरक्षा बलों पर सबसे अधिक 247 हमले हुए हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अमेरिकी सांसदों की मांग, संयुक्त राष्ट्र में किसी भी सीट से तालिबान को करे बाहर। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व में लगातार बढ़ती पाबंदी और मानवाधिकारों की हनन पर अमेरिकी सीनेटरों ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि तालिबान को यूएन की किसी भी सीट से बाहर किया जाए। 4 अमेरिकी सीनेटरों रॉबर्ट मेंडेज, जेम्स ई रिस्क, जिन शाइन और जॉनी के अंश ने इस बाबत संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर अफगानिस्तान में मानवाधिकार हनन पर चिंता जताई है। दोस्तों उन्होंने कहा कि यूएन के पास सार्थक कार्रवाई का मौका है, जिसमें वो दुनिया को स्पष्ट संदेश देगा कि यदि तालिबान अफगान महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों को मिटाना चाहता है तो हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी अमेरिका चाहता है कि किसी भी कीमत पर संयुक्त राष्ट्र में तालिबान को सीट ना मिले और तालिबान संयुक्त राष्ट्र में किसी भी सीट से बाहर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चले, जहां पर नेपाल को अपने पाले में लाने का एक और दांव चला अमेरिका ने। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू की ताजा यात्रा को अमेरिकी एजेंडे में नेपाल के बढ़े महत्व का संकेत समझा जा रहा है। दोस्तों लू 2 दिन की नेपाल यात्रा पर गुरुवार को काठमांडू पहुंचे। साल भर के भीतर ये उनकी दूसरी नेपाली यात्रा है। इसके पहले पिछले साल नवंबर में वे यहाँ आए थे। उनकी उस यात्रा के बाद अमेरिकी संस्था मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के $50 करोड़ की मदद स्वीकार करने के लिए हुए करार के संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया को गति मिली थी। इस करार के संसदीय अनुमोदन को अमेरिका नेपाल संबंध में एक बेहद अहम घटना माना गया। जी हाँ दोस्तों, अब डोनाल्ड लू उस समय नेपाल आए हैं जब नेपाल में अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम यानी एसपीपी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। आलोचक इस प्रोग्राम में नेपाल के शामिल होने के इरादे की कड़ी आलोचना करते रहे हैं। इसके दबाव में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की सरकार ने एसपीपी में न शामिल होने का फैसला किया था। बताया जाता है कि नेपाल का यह फैसला अमेरिका को पसंद नहीं आया। एक और खबर की बात करें, जहां पर बंगाल से भी एक और बड़ी खबर दोस्तों, जहां बंगाल में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक से भारी मात्रा में कैश हुआ जब्त। गिनती के लिए मंगाई गई मशीनें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों के पास से पुलिस ने शनिवार रात को भारी संख्या में नकदी बरामद करने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक कैश की गिनती के लिए काउंटिंग मशीन मंगवाई गई है। हावड़ा सिटी पुलिस के डीसीपी साउथ प्रतीक्षा छाखरिया ने बताया है कि राजेश कच्छ, नमन विक्सेल कोंगारी और इरफान अंसारी के पास से ये नकदी मिली है। ये तीनों झारखंड कांग्रेसी नेता है। जी हाँ, प्रतीक्षा झाखरिया ने बताया कि पुलिस ने मुखबिरों से मिले इनपुट के आधार पर पंचला थाना क्षेत्र के रानी हाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर नाकाबंदी कर जब एक गाड़ी रोका तो उसमें झारखंड के 3 विधायक सवार मिले। इसके बाद जब कार की जांच की गई तो उसमें भारी संख्या में कैश मिला। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बंगाल से लगातार कैश मिलने
मिलना दोस्तों, और इन नेताओं के घरों में कहें या फिर कहीं भी कहें दोस्तों, लेकिन कैश मिलना ये दर्शाता है कि इन्होंने कितनी बड़ी बेईमानी की होगी दोस्तों भारत की जनता के साथ, अपने राज्य की जनताओं के साथ दोस्तों कितना बड़ा घोटाला किया होगा इन्होंने, जबकि भारत की जनता ट्रस्ट करके इनको दोस्तों गद्दी पर बैठाती है, लेकिन इन्होंने वही किया जिसका डर था दोस्तों। और ऐसे में अब विपक्ष लगातार सरकार के घेरे में आता जा रहा है दोस्तों। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इनको भी पता चले दोस्तों कि भारत की जनता अच्छों के लिए अच्छे और बुरों के लिए सबसे बुरी भी। अगली खबर की बात करें, जहां पर शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता और उनका भतीजा भी शामिल, बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप। जहां पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले पर विवाद गहराता जा रहा है दोस्तों। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि पार्थ चटर्जी के अलावा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक बनर्जी इस अपराध में सक्रिय रूप से शामिल थे। बंगाल में भाजपा उपाध्यक्ष सौमित्री खान ने कहा है कि ममता बनर्जी मुख्य अपराधी है। पार्थ चटर्जी सीएम के साथ लगभग 8 से 10 घंटे बिताते थे। जी हां, एससीसी घोटाला केवल ममता की सहमति से हुआ और वो पार्थ चटर्जी से जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी अब खुद को और अपने भतीजों को भी बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में दोस्तों कितने भाइयों और बहनों को लगता है कि ममता बनर्जी भी पार्थ चटर्जी के साथ घोटाले में बराबरी की हकदार है? बताइएगा जरूर दोस्तों जिनको भी ये लगता है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां सीएम शिंदे की उद्धव ठाकरे को बड़ी चेतावनी, कहा अभी मैं चुप हूं, अगर बोलना शुरू किया तो भूकंप आ जाएगा। जी हां, मैंने अगर मुंह खोला तो भूकंप आ जाएगा। शनिवार को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को चेतावनी देते हुए जमकर निशाना साधा। मालेगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि आनंद दिघे के साथ जो हुआ उसका मैं गवाह हूं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने हमारे माता पिता पर सवाल उठाए, हम पर कीचड़ उछाला, मैं चुप रहा, वक्त आने पर बोलूंगा। जी हां, एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सीएम योगी जी का बहुत बड़ा फैसला, गलत तरीके से किए गए 48 डॉक्टरों के तबादले हुए रद्द। जी हां, यूपी के स्वास्थ्य विभाग में गलत तरीके से किए गए तबादलों को सीएम योगी जी ने गंभीरता से लिया है। डॉक्टरों के तबादले रोकने को लेकर सीएम योगी जी ने बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने गलत तरीके से किए गए 48 डॉक्टरों के तबादले को रद्द कर दिया है। बता दें कि लेवल 1 के 313 डॉक्टरों के तबादले गलत तरीके से कर दिए गए थे, उनका नाम गलत सूची में डाल दिया गया था। एक और खबर की बात करें, जहां पर 6 लाख फर्जी आधार हुए कैंसिल, ऐसे चेक कर सकते हैं आप अपना आधार कार्ड नकली है या असली। जी हां, सरकार ने हाल ही में एक डेटा जारी किया जिसके मुताबिक UIDAI ने करीब 6 लाख आधार कार्ड रद्द कर दिए हैं। ये सभी आधार नंबर नकली हैं। नकली आधार कार्ड और आधार नंबर अक्सर गंभीर अपराध करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और UIDAI उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कदम उठा रहा है। लेकिन अब समस्या ये है दोस्तों कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका आधार कार्ड असली है या नकली। आपकी इसी परेशानी को खत्म करने के लिए हम आपके लिए ये खबर लेकर आए हैं, जहां हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि कैसे आप असली या नकली आधार कार्ड की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों पूरा स्टेप हमने स्क्रीन पर दे दिया है, जिसमें आप दोस्तों resident.uidai.gov.in ऑफलाइन आधार पर जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों बाकी स्टेप आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। अंतिम खबर की बात करें, जहां दिल्ली में 10 अगस्त को नहीं मिलेगी CNG। जी हां दोस्तों, डीलर्स एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG व्हीकल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने 10 अगस्त को हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस वजह से इस दिन दिल्ली में CNG की बिक्री नहीं होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के बीच बिजली शुल्क की भरपाई को लेकर बातचीत नहीं हो पाई है। इस वजह से पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने CNG की बिक्री को एक दिन के लिए बंद करने का ऐलान किया है दोस्तों। जी हां, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।